चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासा द्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके प्रथम परिच्छेद हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन के लिए कहा था। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग पहले परिच्छेद का सही उच्चारण, सूत्र का अर्थ और मुख्य है हमारा विषय वस्तु का भाववासन, वो आपको यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, द्वितीय परिच्छेद हमारा कल यहाँ शुरू हो गया था, जिसमें से हमने पहले और दूसरे ये दो सूत्र पढ़ लिए थे। तद्वेदा नामक पहले सूत्र में प्रमाण दो प्रकार का होता है यह बताया, फिर दो प्रकारों का नाम बताते हुए दूसरे नंबर सूत्र में कहा प्रत्यक्षेतर भेदात। प्रत्यक्ष और इतर माने परोक्ष, ये प्रमाण के दो भेद हैं। अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, ये तीसरे नंबर सूत्र में यहाँ पर चर्चा शुरू हो रही है। मैं एक बार सूत्र बोलता हूँ। विशदम प्रत्यक्षम, विशदम प्रत्यक्षम, बहुत आसान सा सूत्र है, उच्चारण में भी बहुत आसानी है। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो स्पष्ट ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब यहाँ शंका होगी आप लोगों को कि भैया निर्मलता से क्या लेना है और हम स्पष्ट से क्या तात्पर्य है। देखिए, चौथे नंबर सूत्र में स्वयं माणिक्य नंदी आचार्य इस विशद शब्द को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैशेद्य का स्वरूप बता रहे। वैशेद्य समझते, विशद, विशद से ही बनता है वैशेद्य। ठीक है, जैसे धन से ही बनता है ना धनाढ्य, ये बहुत धनाढ्य है। ठीक है, तो ऐसे ही विशद से बनता है वैशद्य। ठीक है, अथवा हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस सूत्र में विशद ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, विशदता से क्या मतलब है, अथवा स्पष्ट ज्ञान जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है उसका क्या तात्पर्य है। इसका मतलब एक चीज तो हो गई कि जो ज्ञान निर्मल नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, जहां स्पष्टता नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जहां संशय आदिक है, अस्पष्टता है, संशय आदिक है, तो वो तो प्रमाण ही नहीं हो सकता। परोक्ष तो छोड़ो, प्रत्यक्ष तो वैसे ही नहीं होगा, परोक्ष तो भी नहीं होगा क्योंकि वहां समारोप हो गया। जहां अस्पष्टता है, जहां स्पष्टता नहीं होती, वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहला सकता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए स्पष्ट होना, निर्मल होना बहुत जरूरी है। अब निर्मलता का क्या मतलब है, देखिए समझते हैं अपन चौथे नंबर सूत्र में, थोड़ा बड़ा है। देखिए, प्रतीत्यंतर व्यवधानेन विशेषवत्या व प्रतिभासनम वैशद्यम। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, ठीक है धीरे धीरे बोल रहा हूं, प्रतीत्यंतरा, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैशद्यम। ठीक है, वही दो मात्राएं हैं तो उस प्रकार का उच्चारण हमें करना चाहिए, वैशद्यम नहीं, वैशद्यम, दो हैं। ठीक है, संस्कृत में ये इन सब चीजों की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया व प्रतिभासनम वैशद्यम। आ गया आप लोगों को। चलिए, कौन कौन पढ़ेगा, रेज हैंड कर लीजिए। सभी लोग प्रयास कीजिए, आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। करिए करिए, रेज हैंड कीजिए। जितने लोग हैं उन सभी के रेज हैंड होने चाहिए, तब तो मजा आएगा।
चलिए हाँ लता जी आप बोलिए। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। प्रत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्या वा प्रतिभासनम वैषध्यम। प्रतीत्य प्रतीत्य प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, एक बार फिर से बोलिए। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्या वा प्रतिभासनम वैषध्यम। बिल्कुल सही, अच्छा पढ़ा आपने। हाँ अलका जी। अलका जी पढ़ेंगे आप? चलिए कहाँ गए? नहीं पंडित जी ना, जय भैया जी जय जनक, हमारी ना हाँ, पीडीएफ में पड़ी हुई है तो हम बुक्स से देख नहीं पाते। क्या कह रहे हैं आप? पीडीएफ में पड़ा हुआ है ना, तो बुक्स हम उसको निकाल के नहीं रख पाते, फिर आपका वो वीडियो चला जाता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलिए। शशि जी आप बोल रहे हैं क्या? जी हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। प्रतीत यंत्रा व्यवधानेन विशेषवत्या व प्रतिभासनम वैषध्यम। बहुत अच्छे, चलिए अब बाकी सब लोग बोल लेंगे, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं और सूत्र का अर्थ समझते हैं। देखिए, भले ही आपको सूत्र के शब्दों से अर्थ समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी विषय वस्तु तो समझ में आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज में उलझ जाएं कि भैया वो उसका मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझ में नहीं आया, सूत्र बहुत बड़ा है। हम कई बार इन सब चीजों के कारण मूल जो विषय समझने योग्य है, हम उसको वो कठिन लगने लग जाता है। देखिए, प्रयास करना चाहिए हम सही उच्चारण करें, प्रयास करना चाहिए कि हम सूत्र से अर्थ को समझें, है ना? और अगर आप प्रयास करेंगे तो इन सब चीजों को समझ पाएंगे। फिर भी ना हो पाए तो भी यहाँ जो विषय वस्तु कही जा रही है, उस विषय वस्तु को तो समझना ही चाहिए। ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज रहें या कई बार ये इसका क्या मतलब है, उसका समझिए, क्योंकि अभी आपको संस्कृत का बेस नहीं है ना। तो संस्कृत का बेस होता तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सूत्र का अर्थ समझेंगे कि मतलब क्या, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? देखिए, अब यहाँ वैशद्य का स्वरूप बताया जा रहा है, माने विशुद्धता किसे कहा जाता है, स्पष्टता किसे कहा जाएगा, निर्मलता किसे कहा जाएगा। देखिए आचार्य कह रहे हैं, देखिए हम अलग अलग करते हैं। प्रतीति, प्रतीत्यंतरा जो है ना, उसमें है प्रतीति प्लस अंतरा प्लस अव्यवधानेन, ये तीन शब्द हैं।
कौन कौन से हैं? प्रतीति, ये तो हमने सुना है। अच्छा, प्रतीति का मतलब क्या होता है? जल्दी से रेज हैंड कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या होता है प्रतीति का मतलब? चलिए स्वस्ति जी से पूछते हैं। हाँ बताइए, श्रद्धा। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा। श्रद्धा। देखिए, यूजुअली प्रतीति का मतलब श्रद्धा ही होता है, लेकिन यहाँ प्रतीति का मतलब श्रद्धा नहीं है। आप खुद सोचिए ना, हम तो प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रमाण में, ज्ञान में श्रद्धा कहाँ से आई? ठीक है, आपका आंसर सही है, और मैंने आपसे इसीलिए पूछा ताकि आप लोगों का ध्यान जाए। अब सभी लोग सुनिएगा, यूजुअली प्रतीति का मतलब सामान्यतः श्रद्धा ही लिया जाता है, और हमने यही पढ़ा है, यही सुना है। यहाँ प्रतीति का मतलब निर्णयात्मक ज्ञान है। एक शब्द में कहें तो वो ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ ज्ञान की बात चल रही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होते हैं? ज्ञान होते हैं, श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो एक ही शब्द का अलग अलग जगह पर प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ होता है। कोई आपको कहे ना, कभी भी, एक सामान्य बात बताता हूँ, कोई आपको कहे देखो समय सार में तो ये लिखा है, पहले ये समझना कि वहां प्रकरण क्या चल रहा है। ऐसी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है समाज में। आपको एक कोटेशन दिखा दिया जाता है कि फलाने फलाने आचार्य ने बृहद्रव्य संग्रह की फलानी फलानी गाथा की टीका में इतना इतना लिखा, वो इतना सा दिखाया जाता है आपको। देखो साफ साफ लिखा है, साफ साफ तो लिखा है, लेकिन किस प्रकरण में लिखा है ये तो विचार करो। वहां आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, किस शब्द का वहां क्या मतलब है। ये ऐसा बहुत होता है। जब भी आपको कोई आगम प्रमाण देना किसी भी विषय के संबंध में, तब आपको एक बार वहां का प्रकरण देख लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, भले ही मुझे पता है इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, थोड़ी थोड़ी है भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो स्वाध्याय प्रेमियों को, आप सभी स्वाध्याय प्रेमी है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत काम में आने लायक बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लिए एक माँ अपने बेटे को डांट रही है, और ये कह रही है जा जा और देखा मूवी, और देखा, ऐसे कह रही है। अब हमने सिर्फ इतना कोटेशन उसका ले लिया, माँ कह रही है जा जा और देखा, तो देखो साफ साफ लिखा है कि माँ कह रही है जा और देखा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहां साफ साफ किस प्रकरण में कहा जा रहा है। जब आप देखेंगे कि माँ किस वे में कह रही है ना, तब आपको उसका अर्थ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तुरंत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमें ये समझना होगा कि कहाँ पर आचार्य क्या बात कह रहे हैं, क्या प्रकरण चल रहा है, और उस प्रकरण में आगे पीछे क्या विषय वस्तु चल रही है। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझने योग्य होती हैं। यहाँ प्रतीति का अर्थ जो लिया जा रहा है वह ज्ञान है। ठीक है, अब प्रतीति, अंतर, अंतरा और अव्यवधानेन, इसको मिला के क्या बना? प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन। बाकी तो सब अलग अलग है ही, विशेषवत्या एक है, प्रतिभासनम एक है, वैशिष्ट्यम एक है। ठीक है, देखिए, प्रतीति अर्थात ज्ञान, अंतरा माने दूसरे, और अव्यवधानेन, व्यवधान क्या होता है ये तो सुना है ना आपने कई बार, कार्यक्रम में व्यवधान आ गया, तो व्यवधान आ गया मतलब क्या होता है? अंतराल आ गया, फर्क पड़ गया, है ना। तो यहाँ व्यवधान नहीं है, क्या है? अव्यवधानेन, और अव्यवधान से क्या बन गया? निषेध बन गया, कि मतलब अंतराल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतीति अर्थात ज्ञान, अंतरा अर्थात दूसरे, अव्यवधान मन अंतराल से रहित, दूसरे किसी अंतराल से रहित। और देखिए कैसा है, वाह, वाह दिखाई दे रहा है ना आपको, विशेष वक्त्या वाह, तो वो वाह मतलब और, कैसा है? वाह का मतलब है और। ठीक है, विशेष वक्तया अर्थात विशेषता से होने वाले। ठीक है, दो बातें कही जा रही हैं, कैसी, क्या है वो दो बातें? कि दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहे तो,
ठीक है। प्रतीति माने ज्ञान, अंतरा माने दूसरे, और अव्यवधाने मतलब अंतराल से रहे। जोड़ो, क्या जोड़ेंगे? दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित। समझ में आया है आपको? प्रतीति अंतरा व्यवधानेन, यहाँ शब्द आगे पीछे है ना? संस्कृत के हिसाब से अलग बनते हैं, हिंदी के हिसाब से अलग होते हैं। तो दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित, ये किसका अर्थ है? ये है प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, ठीक है। दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित, और कहां से लिया हमने? वा से, ठीक है। और विशेषवत्तया अर्थात विशेषता से होने वाले, ठीक है। प्रतिभासनम प्रतिभास को, जानने को, वैशद्यम वैशेद्य कहते हैं। परिभाषा है यहाँ पूरी। वैशेद्य किसे कहते हैं? दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित हो और विशेषता से होने वाला जो प्रतिभास है उसे क्या कहते हैं? वैशेद्य कहते हैं। समझ में आ गया? ख्याल में आ गया? ठीक है, कठिन तो नहीं पड़ रहा। देखिए, तो अर्थ क्या हो गया यहाँ? आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य ये कह रहे हैं कि विशुद्धता, निर्मलता, स्पष्टता और वैशेद्य ये अलग अलग हैं कि एक ही है? एक ही है। चलिए, आपको इतना तो समझ में आ गया। हम निर्मल बोले, स्पष्ट बोले, विशुद्ध बोले, ये सब एक ही है। और इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये होता है कि एक तो कोई व्यवधान नहीं हो किसी अन्य ज्ञान का, ठीक है। किसी अन्य ज्ञान का व्यवधान होगा तो वह प्रत्यक्ष नहीं होगा, ठीक है। अन्य ज्ञान के व्यवधान से रहित जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है। अब अन्य ज्ञान का व्यवधान क्या होता है? ये आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अन्य ज्ञान का व्यवधान, यहाँ क्या 5-6 ज्ञान है क्या? कहाँ से? एक ही तो ज्ञान गुण है। तो वो जो एक ज्ञान गुण है या दूसरे व्यवधान, ये कुछ समझ भाषा नहीं हो पा रहा। होगा जब आप परोक्ष पढ़ेंगे ना तब आपको होगा। क्योंकि परोक्ष प्रमाण जो होते, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण के भेद हैं। परोक्ष क्या हो गया? परोक्ष में दूसरे किसी ज्ञान का व्यवधान होता है। जैसे स्मृति होती है। स्मृति आपने सुना? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं, ठीक है। आगे समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा थोड़ा बता दूं जिससे आपको अंतराल समझ में आ जाए। स्मृति क्या होता है? मेमोरी। स्मृति वो होता है, आपने मति ज्ञान पढ़ा ना तत्वार्थ सूत्र में, है ना? अवग्रह या अवाय धारणा पूर्वक मति ज्ञान होता है, ये भी पढ़ा। अवग्रह या अवाय और धारणा। अब पता है स्मृति क्या होता है? स्मृति होता है किसी भी चीज को हमने देखा और फिर हम धारणा में गए, और इसका जो जोड़ रूप ज्ञान होता है वह स्मृति होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। आपसे पूछा गया कि अपूर्वार्थ क्या होता है, तो आपने क्लास में पढ़ा, क्लास में सुना, आपकी धारणा में गया, बार बार करके आपकी धारणा में पहुंच गया। फिर जब आपसे पूछा गया प्रश्न, तो उस प्रश्न के उत्तर में आपको याद आ गया, मेमोरी से अपने याद आ गया, आपने मेमोराइज कर लिया उसको, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम स्मृति बोलते हैं, इसे हम मेमोरी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ वो बात आपको क्यों ध्यान आई? क्यों ध्यान आई बताइए? क्योंकि आपने पहले देखा और फिर वो स्मृति में चले गए। आपने देखा कि एग्जाम में अपूर्वार्थ पूछा गया है, तो अब वो अपूर्वार्थ याद आ गया। समझ में तो आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? लॉ के एग्जाम्पल भी आप लगा सकते हो। घंटों बैठे बैठे हम यही स्मृति में तो डोलते रहते हैं, और क्या करते हैं। भैया लॉकडाउन से पहले के क्या जमाना होता था, आराम। अब ये जो स्मृतियों में घूम रहे हैं हम यहाँ वहाँ, कि हमें बहुत अच्छे से ध्यान है, हम सब विद फैमिली एक बार जयपुर घूमने गए थे, फिर हम एक बार मनाली घूमने गए थे। अब कहीं नहीं जा, खुल तो गया है लेकिन डर बहुत लग रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं।
तो अब ये क्या हो रहा है, किसी को आपने देखा, फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपने किसी को कहीं जाते हुए देख लिया, आपको अपनी याद आ गई, आप अपनी स्मृतियों में चलने लग गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी डायरेक्ट ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पहले देखा और फिर आप किसी पे गए। समझ में आ रहा है? तो इसे हम बोलेंगे ये अन्य ज्ञान, यहाँ दूसरा ज्ञान भी काम किया, यहाँ धारणा ज्ञान भी काम किया और सामने जो दर्शन हो रहा है उस वह ज्ञान भी कार्य किया। तो 2 ज्ञान हो गए। तो ज्ञान, इसे इसे मोटी-मोटी भाषा में इसे समझिए ज्ञान का व्यवधान, दूसरे ज्ञान से के अंतराल से रहित। यहाँ दूसरे ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ प्रत्यक्ष में दूसरा ज्ञान नहीं होता। ठीक है? क्योंकि जहां पर भी 2 ज्ञानों का जोड़ रूप होता है वो सब परोक्ष होते हैं। स्मृति में भी वही होता है, प्रत्यभिज्ञान में भी ये होता है, तर्क में भी हम उसी प्रकार से तर्क लगाते हैं, अनुमान भी हम वैसे ही करते हैं। ठीक है? आगम भी उसी हिसाब से होता है। धीरे-धीरे आप समझेंगे, है ना? जब हम परोक्ष प्रमाण के एक-एक भेदों को समझेंगे ना बहुत डिटेल में, तब हम आगे इन सब बातों को समझेंगे। थोड़ा बहुत आपको भावासन हुआ? ठीक है? तो 2 शर्तें हैं प्रत्यक्ष होने के लिए। पहली, किसी दूसरे ज्ञान का अंतराल नहीं हो, व्यवधान नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है? और विशेषता से होने वाले प्रतिभा, और विशेष होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा आ रही है। याद है प्रीति जी, आपने एक दिन क्लास में ये शब्द का जिक्र किया था, मैंने कहा था हम आगे पढ़ने वाले हैं, आ गया। अब हम यहाँ पर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को समझने वाले हैं। देखिए, निर्मल ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो हम कहें तो एक देश 5 ज्ञानों में से मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है वह कैसे किसमें कहा गया? 6 डाला तो पढ़ी ना आप लोगों ने, पंक्ति बोलिए। मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते, याद आई 6 डाला की पंक्ति? मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मन ते उपजावे। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कहाँ कौन से ज्ञान कहे गए? परोक्ष ज्ञान कहे गए। अवधि ज्ञान मन पर्याय 2 है देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान जो है वो कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है? अब यहाँ हमें ये समझना है कि एक देश प्रत्यक्ष कहा गया है अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को, और सकल प्रत्यक्ष कहा गया है केवल ज्ञान को। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये इंद्रिय और मन के अवलंबन से होते हैं। ठीक है? और इंद्रिय और मन के अवलंबन से होने वाले ये जो ज्ञान है इन्हें परोक्ष ज्ञान कहा है। ठीक है? लेकिन अब समझना, हमें और आपको कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही है। ठीक है? तो अभी जैसे हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटित होती है और हमने उसको देखा, तो ऐसे कहा जाता है ना कि ये पूरी समाज प्रत्यक्षदर्शी है इस बात की, या व्यक्ति भी ये कहता है नहीं नहीं साहब हमने खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि ये काम कर रहे थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा कि उन्होंने 100 का नोट उन्हें दिया था, या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है? तो हमारे जो ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के अवलंबन से होने वाला मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। लेकिन जगत में, व्यवहार की में हम ऐसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष मैंने देखा, प्रत्यक्ष मैंने सुना। बोलते हैं कि नहीं सुन? तो साहब झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें कहते हुए सुना था, प्रत्यक्ष सुना था, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। हमने खुद अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना कि आपने उनके बारे में ऐसा कहा, हमने प्रत्यक्ष ऐसा देखा कि आप ऐसा कर रहे थे। ठीक है? हमने प्रत्यक्ष खीर का स्वाद चखा है, ऐसे नहीं बोल रहे किसी और का बोल। तो इसका मतलब हम दुनिया में भी
इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है ना, तो हम उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष कह रहे हैं, और इसी व्यवहार से प्रत्यक्ष कहने का नाम क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमने व्यवहार से, क्योंकि दुनिया में ऐसा प्रचलित है ना, तो इसलिए हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष उसको नाम दिया। क्या इसका स्वरूप है, कैसे क्या होता है? देखिए 5वें नंबर सूत्र से अपन समझते हैं। मैं सूत्र बोलता हूं एक बार। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। ठीक है, आसान है। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। ठीक है, पढ़वा लूं किसी को भी? चलिए, अब जिनकी वीडियो नहीं खुली है उनसे तो नहीं पूछता। स्वस्ति जी बताएंगे आप? अच्छा, अभी तो आपसे पूछा ही था, चलो कोई बात नहीं, बोल दीजिए। इंद्रिया निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। भैया एक चीज और, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की डेफिनेशन अपने शब्दों में बता दीजिए प्लीज। हाँ, यहाँ आने वाला है, अभी अभी समझेंगे। ठीक है, बता देंगे बिल्कुल। यहाँ साम व्यावहारिक, इस सूत्र में साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष की परिभाषा ही बताई गई है। ठीक है, चलिए, और प्रीति जी बोलेंगे? चलिए बोलिए। हाँ, इंद्रिया निमित्तम देशता साम व्यवहारिकम। चलिए, बिल्कुल सही। चलिए, मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस सूत्र का सही उच्चारण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दी जा रही है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की परिभाषा। ठीक है, क्या कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष? देखिए, अलग अलग करते हैं अपन। इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय प्लस निमित्तम। ठीक है, क्या क्या है? इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, तो क्या बन गया? इंद्रियानिंद्रिय। इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय क्या बन गया? इंद्रियानिंद्रिय। निमित्तम अलग हो गया, ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। देशतः साम व्यवहारिकम। ठीक है, अनिंद्रिय का इंद्रिय का मतलब तो आप समझते हैं। ठीक है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि 5 इंद्रियां और इनके अलग अलग विषय होते हैं। अनिंद्रिय क्या होता है? मन। मन को कहते हैं अनिंद्रिय। अन इंद्रिय, अनिंद्रिय क्या होता है? जो कम इंद्रिय हो, ईशत इंद्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? अन इंद्रिय। अन का प्रयोग निषेधात्मक रूप से भी होता है और अल्प के रूप से भी होता है। जैसे मान लीजिए अनाकुल, एक शब्द होता है ना अनाकुल, पूजा प्रतिज्ञा पाठ में भी जो बड़े पंडित जी द्वारा रचित है उसमें भी आती है, अनाकुल समाधान सहजाभिरामी। तो अनाकुल, अन आकुल, जहां आकुलता नहीं है उसे क्या कहते हैं? अनाकुल कहते हैं। ठीक है, तो वहां तो अन का मतलब क्या हुआ? निषेध, कि नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ निषेध अर्थ नहीं है, यहाँ कम अर्थ है। ठीक है, संस्कृत में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। एक पूज्यपाद आचार्य ने उदाहरण दिया इसके लिए सर्वार्थ सिद्धि में। अनुदरा कन्या, क्या उदाहरण दिया? अनुदरा कन्या। पूज्यपाद आचार्य का उदाहरण है, मेरा नहीं है। ठीक है, आप मत समझना। तो वहां पूज्यपाद आचार्य ने क्या कहा? एक कन्या जिसका पेट बहुत कम है, पतला है, तो निकला हुआ नहीं है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? अनुउदरा कन्या। अन उदर, उदर को पेट बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। उदर माने पेट, और अन अनुदरा माने जिसका पेट ही नहीं है। ऐसा बिना पेट के कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? पेट नहीं है माने कम पेट है, माने पतले, स्लिम ट्रिम आज की भाषा में। ठीक है, तो ऐसा माने मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अन्न का मतलब है
क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अन का मतलब निषेध होता है और कहीं अन का मतलब अल्प होता है, कम होता है। ठीक है, ये उदाहरण मैं फिर से बता दूं, मेरा नहीं है, पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में दिया है, वरना आप सोचे कि भैया कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए, इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, तो इंद्रियां जानते ही हैं, अनिंद्रिय माने मन हो गया, तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से एक देश, देशतः एक देश, कौन सा देश? भारत देश के पाकिस्तान देश के बांग्लादेश? अरे भाई यहाँ तो ऐसा कोई देश नहीं है। एक देश माने पूरा नहीं, जब हम किसी पूरे की बात करते हैं तो सकल देश कहा जाता है, जब उसके किसी एक पार्ट के बारे में बात करते हैं तो एक देश कहा जाता है। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो एक देश विशद ज्ञान है वह क्या कहलाता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। समझ में आ गया? इंद्रिय और मन के निमित्त से एक देश ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, स्वस्ति जी समझ में आ गया? आपको परिभाषा चाहिए थी, ये परिभाषा समझ में आई जो आचार्य ने यहाँ पर दी? चलिए, तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है और एक देश होता है, और ये कौन सा होता है? जैसे लौकिक व्यवहार में जो होता है, हम जो लौकिक व्यवहार में जिस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, हमारा और आपका ज्ञान कौन सा है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है और एक देश होता है। इसे प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? इसे प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? हाँ मैंने तो बताया, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैंने बताया ही नहीं होता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं। इसे हम प्रत्यक्ष, आप लोग बोलते हो ना, मुझे उसे वर्डिंग समझ में आ जाते हैं, मुझे आपके ऑडियो नहीं सुनाई देते, लेकिन आपके वो समझ में आ जाते हैं। चलिए हाँ, इसे हम प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? इसे हम प्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि लौकिक जीवन में इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट लौकिक जीवन में इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसीलिए यहाँ हम उसे क्या कहते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। चलिए, तो अब दो विवक्षाएं हो गई, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार परोक्ष है। ठीक है, और माणिक्य नंदी आचार्य, हाँ तत्वार्थ सूत्र में परोक्ष कहा, पढ़ेंगे आप वहां तत्प्रमाणे, प्रमाण तो कहा, देखो प्रमाण आपने वहां से पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र में भी मति श्रुताब्दी मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम, फिर इसके बाद भी तुरंत आचार्य कहते हैं तत्प्रमाणे, है तो सब प्रमाण, ऐसा मत समझना, लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान एक देश प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, और वो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। तो एक वो विवक्षा हो गई तत्पार्थ सूत्र की। ठीक है, अब न्याय में क्या कहा? न्याय में हमें सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं चलाना है, न्याय में हम सामान्य बात करते हैं सबके साथ बैठ करके। तो हमने ये कहा कि भाई दुनिया में इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसीलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से होने वाला जो ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त से कौन सा ज्ञान होता है? साफ साफ मत उसमें लिखा है ना, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। इस तत्वा सूत्र का थोड़ा ये पहले ही अध्याय में समझता हूँ सबने पढ़ा हो। ठीक है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही तो इंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए अब हमारे नैयायिक लोग आ जाते हैं, ये सुना है नैयायिक लोग? अब तो थोड़ा बहुत सुनने लग गए हैं, थोड़ा बहुत पता लग गया। अब ये नैयायिक कहते हैं साहब मजा नहीं आया, क्यों क्यों आपको मजा क्यों नहीं आया? अच्छी तो क्लास चल, नहीं नहीं मजा आता लेकिन नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आपने पदार्थ और प्रकाश को तो ज्ञान का कारण कहा ही नहीं। समझ में आया क्या कहा? दो चीजें हैं, पदार्थ और प्रकाश। आपने क्या कह दिया कि ज्ञान किससे होता है? साम व्यावहारिक ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय के निमित्त से और अनिंद्रिय के निमित्त से। दो बता दिए, वे कहते नहीं नहीं नहीं, दो नहीं, दो नहीं, चार कर दो। कौन कौन से? इंद्रिय, अनिंद्रिय, पदार्थ
और प्रकाश, तब होगा ज्ञान, ऐसा थोड़ी ना होगा। पदार्थ समझ में आ गया, माने वस्तु का होना, वस्तु होगी तभी तो आपको उसका ज्ञान होगा, वस्तु होगी ही नहीं तो आपको उसका ज्ञान कैसे हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर ए। दूसरा पॉइंट, ये कौन कह रहा है, ये अपन नहीं कह रहे, ये नैयायिक कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या कहा, प्रकाश। आप सभी के घरों में बराबर एकदम बढ़िया मस्त लाइट खुली है ना, किन्हीं के घर ट्यूबलाइट खुली है, किसी के घर अच्छा घर बनाया तो आराम से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तभी तो मुझे आप लोग देख पा रहे हो। अब आप काल कोठरी में जाकर के बैठते मुझे कैसे दिखते। ठीक है, और मैं अगर यहाँ सब बंद कर करके और सब कर्टेन वगैरह डाल करके पैक कर दूं तो कैसे दिखूंगा। तो इसका मतलब मेरे ज्ञान के लिए मेरा होना जरूरी है और मेरे ऊपर बराबर एकदम फॉक्स पड़ना जरूरी है लाइट का, तभी तो मेरा ज्ञान होगा। ऐसा नैयायिक भाई कहते हैं। वे कहते हैं इंद्रिय अनिंद्रिय तो कारण आपने कह दिए, किसके, ज्ञान के। अब क्या चर्चा चल रही है, यहाँ चर्चा चल रही है कि ज्ञान का कारण क्या है। मुझे नहीं पता कि आपको मजा आता है कि नहीं आता, लेकिन सोचो ना, हमें जो ज्ञान हो, कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं हम। हमें जो जानकारी होती है, हमें जो ज्ञान होता है, वो कैसे होता है। लगता है ना कि हाँ, लाइट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, लाइट खोलो। सबसे पहले पढ़ने के लिए क्या करते हैं अपन, लाइट खोलते हैं, लाइट होने के बाद सामने पुस्तक खोलते हैं, पुस्तक होगी तभी तो ज्ञान होगा, माने पदार्थ जरूरी है, प्रकाश जरूरी है। अभी हमने आपसे उच्चारण करवाया था ना किसी से, तो आपने कहा कि साहब हमारे पास पीडीएफ नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, माने पदार्थ नहीं है तो ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हमें पीडीएफ अवेलेबल कराइए, हमें पीडीएफ अवेलेबल कराइए, हमें नहीं हो पा रहा है। होता है कि नहीं होता है, पुस्तक दीजिए, पुस्तक दीजिए। इसका मतलब किसी भी चीज का ज्ञान करने के लिए हमें पदार्थ का होना जरूरी है, और फिर पुस्तक से थोड़ा ना काम चलेगा। आप पुस्तक बंद काला कमरा अंधेरा और आप पुस्तक लेके बैठ गए, मजा आएगा ना स्वाध्याय करने में, कितना पढ़ लोगे बताओ। अंधेरे कमरे में आप बहुत सुंदर ग्रंथ लेकर के बैठ जाओ तो कितना पढ़ लोगे, कितना ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो प्रकाश का होना जरूरी है। ज्ञान के होने कारण, ज्ञान के कारण में प्रकाश का होना जरूरी है, और फिर ज्ञान के होने में पदार्थ का होना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसा हमारे भाई कहते हैं। कौन से भाई कहते हैं, नैयायिक भाई कहते हैं। अब हमारे आचार्य क्या कहते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, अभी हमारा समय हो गया है। ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, अभी तो मैंने आपको ये सिद्ध किया कि हाँ सही से है, चाहिए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आज के क्लास के कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए प्रीति जी। भैया जी, जे है ना, जैसे दूसरे ज्ञान के अंतराल में व्यवधान सी रहे, तो विशेषता से होने वाली जी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अपद ज्ञान, जी ज्ञान लेना पड़ेगी विशेषता में। विशेष विशेष ज्ञान होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो विशेष में ज्ञान में क्या क्या लेंगे? विशेष ज्ञान मैंने नया ज्ञान। थोड़ी सा इसका थोड़ा सा एक मतलब उदाहरण दे के बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए धीरे धीरे हम इसको आगे समझेंगे और आगे ये विषय खुलने वाला है, तो धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे इसको। जी जय जिनेन्द्र हाँ भैया। ज्योति जी। हाँ जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मेरे को ये पूछना था, जैसे व्यवधान तो नॉर्मली हम डिस्टरबेंस को बोलते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं लेंगे उसको, मतलब क्या अंतराल बोला ना आपने। हाँ, दूसरे ज्ञान का व्यवधान नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी चीज का वही इंग्लिश में हम डिस्टरबेंस कह रहे हैं, हिंदी में उसे अंतराल कहा जाता है। तो अंतराल तो वैसे उसको बोलते हैं ना, जैसे टाइम डिफरेंस या गैप जैसे, तो वो अंतराल होता है ना।
देखिए यहाँ किसी दूसरे ज्ञान का माने जैसे किसी भी चीज को जाना जा रहा है या उसमें कोई और जानकारी जुड़ गई या किसी और से किसी और के थ्रू पहुंच गए, तो उससे उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा ना, इसलिए। थोड़ा और क्लियर करिए भैया। देखिए अब इसको पढ़ेंगे ना, ये जो परीक्षा मुख का है उसमें बहुत सारी बातें कही गई है, आप उसको पढ़िएगा। अभी कल इसको और क्लियर कर देंगे। चलिए, तो अच्छा, इस बुक से। प्रतीत्यंतर व्यवधानेन का मतलब क्या है, इसको अपन और कल क्लियर कर देंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ शशि जी, कोई प्रश्न है आपका? चलिए, तो कल हम इसको और थोड़ा समझ लेंगे कि प्रतीत्यंतर व्यवधान क्या है और विशेषता क्या है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हाँ जो सांप बताइए। बोलते हैं, नहीं सुनाई दिया। सुनाई दे रहा है, बोलिए। अब नहीं सुनाई दे रहा, अनम्यूट कर लीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप उसमें प्रश्न कर लीजिएगा। अभी की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू भैया।